बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने फिर से जुड़ गई हूँ एक नए उन्वान के साथ। आपके सिलेबस के हिसाब से बीपीसीसी 133 के हवाले से एक नए उन्वान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका उन्वान है मूड डिसऑर्डर और खुदकुशी। नाजरीन, पिछले क्लास में आपके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी मूड डिसऑर्डर के बारे में, और हमने मूड डिसऑर्डर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपके साथ बताई थी। आपको हमने इससे रूबरू करवाया था। तो मूड डिसऑर्डर जो बीमारी है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा उसके बारे में पहले बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। तो मूड डिसऑर्डर जो है वो एक मिजाजी बीमारी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे मिजाज में बदलाव आता है। वैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो मिजाज होता है, हमारा जो मूड होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम बहुत खुश होते हैं, और कभी हम बहुत ज़्यादा उदास या परेशान रहते हैं। नाज़रीन, मूड से या मिजाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उसमें यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। बाकी जितने भी एहसासात होते हैं वो मिजाज नहीं होते हैं, वो जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं। जैसे हम डर जाते हैं या हमें गुस्सा आता है, तो ये हमारा मिजाज नहीं है, ये हमारे जज्बात होते हैं। तो मिजाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें दो ही खास बातें हैं। या तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, या बहुत ज़्यादा इसके उलट बहुत ज़्यादा हम अपने आप में उदासी या नाराज़गी या परेशानी महसूस करते हैं। तो मिजाज जो है हमारा, वो ये इसी दो चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है। और जब हम मिजाज की बीमारी या उसके अवारिस के बारे में बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि या तो हम खुशी की बात करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा उदासी की बात करते हैं, जहनी दबाव की बात करते हैं। तो मिजाजी अवारिस में नाजरीन यही दो बातों से जुड़ी हुई बीमारियां जो है, या जो उनकी अलामत होती हैं, वो आपको नज़र आती हैं, और जिसकी वजह से हम इन्हें मिजाजी बीमारी कहते हैं, या मिजाजी अवारिस जो है इन्हें कहा जाता है। माहिर नफ्सियात ने मिजाजी अवारिस को सबसे पहले दो हिस्सों में बांटा। एक को यूनिपोलर कहा और दूसरे को बाइपोलर कहा। यूनिपोलर कहने का मतलब होता है कि यूनि का मतलब ही होता है एक तरफ। तो यूनिपोलर में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अलामत होती है, या जो चीज़ हमें नज़र आती है, वो होता है हमारा जहनी दबाव, डिप्रेशन। यानी कि जो मरीज होता है, जो इससे गुजर रहा होता है इस बीमारी से, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अलामत नज़र आती है वो होती है जहनी दबाव की, डिप्रेशन की, या बहुत ज़्यादा उदासी की अलामत देखने को मिलती है। इसलिए इसे इस तरह की बीमारी को यूनिपोलर कहा गया है। और जो दूसरा हिस्सा उन्होंने बताया, या दूसरा जो अकसाम, उसकी जो दूसरी किस्म बताई, वो किस्म थी, उसको उसका नाम दिया गया बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब है दो तरफ, यानी कि एक तरफ कुछ दूसरी चीज होगी, दूसरी तरफ कुछ दूसरी चीज होगी। तो एक तरफ इसके होता है हमारा डिप्रेशन, यानी कि जहनी दबाव, और दूसरी तरफ होता है मैनिया, यानी कि बहुत ज्यादा उथल पुथल, या बहुत ज्यादा खुश होना। यानी कि नाजरीन, तब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मूड डिसऑर्डर में बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें उसके दो किनारे होते हैं। एक किनारे में उदासी या जहनी दबाव होता है, और दूसरे किनारे पर बहुत ज्यादा खुशी, उछल कूद, या उन्माद जिसे हम कह सकते हैं, वो पाया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर जो ये बीमारी है, वो ऐसी बीमारी है जो कि हमारे मिजाज से ताल्लुक़ रखती है, और जिसमें ज़्यादातर जिस तरह की अलामत देखी जाती है, वो अलामत पाई जाती है जहनी दबाव की। DSM 4 TR
जैसा कि आपको पता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि सभी बीमारियों को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, और इसके लिए एक मैनुअल बनाया गया है जिसका नाम है DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल बनाया गया था, बनाया गया है, जिसमें हर बीमारी की अलामत के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो DSM-4 TR यानी कि रिवाइज जो हुआ DSM-4, उसमें मूड डिसऑर्डर के 3 तरह के खास तरह के 3 बताए, अलग अलग किस्म को बताया गया, जिसमें कि जब DSM-5 है उसमें सिर्फ 2 किस्म को रखा गया है, एक यूनिपोलर है, दूसरा बाइपोलर है। अब DSM-4 के हिसाब से जो सबसे ज्यादा खतरनाक या बहुत ज्यादा परेशान कुन इलामत होती है, वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा जहनी दबाव या डिप्रेशन की अलामत जो है वो देखी जाती है। और माहिर नफ्सियात ने ये बताया कि किसी भी इस तरह की जो इलामत होती है, यानी कि जब मरीज बहुत उदास रहता है, कटा कटा सा रहता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, उसे अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या कम नींद आती है, भूख नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इस तरह के जो हालात जब बनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये मरीज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार इस तरह की अलामत बनी रहे, जारी रहे, और मरीज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वो अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने आप को सही तरीके से कामयाब नहीं कर पाता है, तो ये माना जाता है कि वो मरीज DSM मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। इसके साथ इसमें इसमें यूनिपोलर डिसऑर्डर में डायस्थेमिक डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है कि डायस्थेमिक डिसऑर्डर में भी यही होता है कि मरीज को जहनी दबाव या डिप्रेशन की जो अलामत है वो तो जारी रहती है, लेकिन उतनी इतनी तेज नहीं होती है जितनी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होती है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कम से कम 2 हफ्ते तक वो उसकी जो अलामत है वो होनी चाहिए, और यहाँ पर कम से कम 2 साल तक वो हालात बने रहने चाहिए। यानी कि जो मरीज है आपका, वो कम से कम 2 साल तक अपने उसके उसका जो रवैया है, उस अपने रवैये में ये सारी चीजें दिखाएगा कि जैसे उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है या कम भूख लगती है, बहुत ज्यादा नींद आती है या नींद नहीं आती है बिल्कुल, बहुत थका थका सा महसूस करता है, अपने आप को वो बहुत ज्यादा किसी चीज में मोअल्लिस नहीं कर पाता है। और उसकी सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो कि उसके अंदर नाउमीदी का एहसास बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हर चीज में उसे नाउमीदी दिखाई पड़ती है, हर चीज में वो अपने आप को ये मान सकता है कि हमसे ये चीज नहीं हो सकता है या हम किसी चीज के लायक नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, अगर वो तकरीबन 2 साल तक ये दिखाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो डायस्थेमिक डिसऑर्डर का शिकार है। अब इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर की जब बात बताई है माहिर नफ्सियात ने, तो बाइपोलर डिसऑर्डर को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया, एक बाइपोलर 1 और दूसरे को बाइपोलर 2 बताया गया। बाइपोलर 1 में जो खास बात है वो उसकी जो इलामत है, या उसकी जो उसमें जो जिन चीजों को देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि उसमें डिप्रेशन यानी कि जहनी दबाव तो होता ही है, साथ ही साथ मैनिया भी होता है, यानी कि मैनिक जो एपिसोड्स हैं, जो लक्षण हैं उसके, वो सबसे ज्यादा उसमें दिखाई देते हैं, दोनों साथ साथ। यानी कि थोड़ा कभी वो बहुत आपको खुश दिखाई देगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई देगी, बहुत ज्यादा ताकत दिखाई देगा, बहुत ज्यादा वो आपको खुश मिजाज नजर आ सकता है, और फिर थोड़ी देर के बाद ये देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा उदास हो गया, जहनी दबाव का शिकार हो रहा है, या फिर उसके अंदर फिर वो जो उसकी ताकत या जो उसके अंदर जो उसकी एनर्जी थी वो कम हो गई है। ये ऐसा देखने को मिलता है, इसको बाइपोलर 1 कहा जाता है। बाइपोलर 2 में भी ऐसी ही बातें होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है
कि जो मैनिया की अलामत होती है, यानी कि उन्माद की जो अलामत होती है, वो हाइपोमैनिया होती है, यानी कि मैनिया से थोड़ा सा कम होता है, कि उछल कूद करने की, बहुत ज्यादा अपने आप को किसी काम में मशगूल करने की, या बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को दिखाने की जो इलामत होती है, वो मैनिया से थोड़ी कम होती है। साथ ही साथ उसके जहनी दबाव और डिप्रेशन वैसे ही होता है जैसा कि बाइपोलर 1 में होता है। इसके साथ एक बाइपोलर में डिसऑर्डर में जो तीसरी बीमारी होती है वो है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, जो कि इस डायस्थेमिक डिसऑर्डर की जैसी ही होती है, जिसमें कि 2 साल तक लगातार उसकी अलामत जारी रहती है, यानी कि जो मरीज होते हैं वो इस तरह के मैनिया के, खास तौर पर हाइपोमैनिया के और डिप्रेशन के की जो अलामत है वो मरीज में ज़्यादा देखी जाती है, या लगातार 2 साल तक वो मरीज इसका शिकार होता है कि कभी वो बहुत खुश होता है, कभी वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन इसका इसका इसकी जो रफ्तार होती है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है, सिर्फ इसका जो वक्फा है वो थोड़ा लंबा होता है। अब नाजरीन, अब जब आपने ये समझ लिया कि मिजाजी बीमारी क्या है और वो कितने तरह की होती है, तब जो जहन में बात आती है वो बात ये आती है कि क्या ये जो जहनी दबाव हमारे होते हैं वो हमारे ज़िंदगी के कुछ वैसे हालात से पैदा होते हैं जो हमारे लिए नागवार होते हैं, या ये जहनी दबाव ही ऐसे नागवार हालात को पैदा करते हैं। तो यहाँ पर नाजरीन ये बात ज़रूरी है कि जब जब हम किसी जहनी दबाव के शिकार होते हैं, या हमारे अंदर इस तरह की उदासी या अकेलापन का एहसास हमारे अंदर होता है, तो उसकी कोई ख़ास वजह ज़रूर होती है। वो वजह, उस वजह में सबसे ज़्यादा ख़ास वजह ये होती है कि जब हम अपने किसी अजीज़ को, अपने किसी चाहने वाले को, अब जिससे हमारा बहुत लगाव हो, बहुत जुड़ाव होता है, हम उसे खो देते हैं। यानी कि किसी भी वजह से, चाहे उनका इंतकाल हो गया हो, चाहे वो कहीं और चले गए हो, या किसी, या उनसे हमारा रिश्ता टूट गया हो, वगैरह वगैरह, कोई भी वजह हो सकती है। खास तौर पर उनको जब हम खो देते हैं, यानी कि अपने अजीजों को खोने का जो एहसास होता है, उससे हमारा जहनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या बहुत ज़्यादा हम उस इस जहनी दबाव के या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हम जिसके बहुत नज़दीक थे, या जिसे हम बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे, या जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थे, जब उनसे हमारा ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, जब वो उनसे हमारा रिश्ता टूट जाता है, और जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि अब उनसे हमारा ताल्लुक फिर से कभी नहीं जुड़ सकता है, तो हम ज़हनी दबाव के शिकार होने लगते हैं और हमारे ऊपर इसका असर पड़ने लगता है। इसके अलावा ख़ास तौर पर कुछ ऐसे हालात हमारे ज़िंदगी में होते हैं जो लगातार अगर जारी रहें तो उससे भी ज़हनी दबाव जो है वो पैदा होते हैं। जैसे लगातार आपकी कोई बेइज्जती होती रहे, यानी कि अगर आप घर में हैं, वहाँ भी आपको बहुत प्यार और जो इज्जत है वो जो मिलनी चाहिए वो ना मिले। अपने दोस्तों के साथ अगर आप हैं तो वहाँ भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। अगर आप अपने काम या अपने जो तरह के किसी ऑफिस दफ्तर वगैरह में, अगर जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पर भी अगर आपको बार बार आपकी बेइज्जती की जाए, बार बार आपको नकारा जाए, या बार बार आपके साथ बुरा सलूक किया जाए लगातार, तो इससे भी जहनी दबाव जो है वो पैदा होता है। या बार बार आपको किसी चीज में हार मिल रही है, यानी कि आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप नाकामयाब हो रहे हैं, तो बार बार जो ये नाकामयाबी होती है जिंदगी में, कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी किसी काम में हम अगर हाथ डालते हैं तो हमें मुश्किल से कामयाबी मिलती है, यानी कि नाकामयाबी ज्यादा मिलती है और कामयाबी कम मिलती है। तो ये भी एक वजह हो जाती है कि अगर हम इस चीज को सही तरीके से अब नहीं अपना सकते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो ये वजह हो जाती है कि हम किसी न किसी तरह से जहनी दबाव के शिकार हो जाते हैं, और हमारे अंदर डिप्रेशन जो है वो पनपने लगता है, पैदा होने लगता है। तो अपने आसपास के हालात जो हमारी ज़िंदगी
जिसमें हम गुजर रहे होते हैं, या जो हमारे माहौल है, या हमारे जो आसपास का जिनसे हमारा मिलना जुलना होता है, उनके साथ अगर हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं होता है, या उनके साथ, या वो हमें हमें हमेशा बेइज्जती या हम नकारना नकारना वो उनसे मिलता है, तो ये देखा जाता है कि हम ज़हनी दबाव के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर फिर और क्या-क्या ऐसी वजूहात हैं जो ज़हनी या मिजाजी बीमारी के लिए ज़रूरी है, या उसकी एक ख़ास वजह है? ऐसे कौन-कौन से वजूहात हैं जिनको अगर हम समझ लें या जिनको हम जान लें, तो हो सकता है कि हम इस तरह की बीमारी से, इस तरह की अवारिस से बच सकते हैं। तो इसके ख़ास जो वजूहात हैं, वो 3-4 तरह की जो वजूहात हैं, वो बहुत ख़ास है। सबसे पहले तो हम हयातियाती वजूहात के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इल्मी है, कॉग्निटिव फैक्टर्स है, और उसके बाद इंटरपर्सनल फैक्टर है, यानी कि हमारा दूसरों के साथ जो तालमेल कैसा है। तो नाजरीन, जब हम हयातियाती अवामिल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारा अपना कोई जोर नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें हम कोई तब्दीली अपनी तरफ से तो कर नहीं सकते हैं। ये हमें जिस तरह से मिलता है, हमें उसके साथ ही उसमें चलना पड़ता है। सिर्फ कुछ अलग अलग तरीकों से हम उसमें कुछ उतार चढ़ाव कर सकते हैं। तो जब हम हयातियाती अवामिल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे जीन्स आते हैं। जीन्स में माहिर नफ्सियात ने जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया, और जुड़वा बच्चों पर तजुर्बा करने के बाद ये पाया गया कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी कि जीन्स जो है हमारे, वो इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकते हैं। उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है, उसमें जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। सर्काडियन रिदम, यानी कि जब हम नींद में होते हैं, तो हमारे जो दिमाग है, हमारा जो जहन है, उसमें एक रिदम काम करता है, जिसे सर्काडियन रिदम कहा जाता है। तो उस रिदम के उतार चढ़ाव से हमारी नींद जो है वो खराब होती है, यानी कि उसमें खराबी आती है, या बहुत ज्यादा होते है नींद हमारी, या बहुत कम होने लगती है। तो वो एक वजह होती है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे हयातियाती अवामल हैं, जिसमें कि सिनाप्टिक रेगुलेशन के तहत सिनाप्टिक डिस्चार्ज आता है, यानी रिसेप्शन आता है, डिग्रेशन होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर, लिम्बिक सिस्टम वगैरह इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नफ्सियाती अवामल के तहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इसमें हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम दूसरों के लिए एक बोझ हैं, या समाजी तौर पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये एक खास वजह होती है जिसकी वजह से ज़हनी दबाव जो है, या मूड डिसऑर्डर की इलामत जो है हमारे अंदर पनपने लगती है। फ्रायड ने जो बताया कि कुछ हमारे लाशऊरी जहन की बातें ऐसी होती हैं, या हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, और कुछ बीते हुए कुछ तजुर्बात जो हमारे ज़िंदगी में होते हैं, वो इसके लिए कुछ हद तक ज़िम्मेदार होते हैं कि हम मिजाजी तौर पर बीमार होने लगते हैं। कुछ हमारा रवैया इस ढंग का होता है, जो बिहेवियरल है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि हमारा कुछ रवैया इस ढंग का होता है कि जिसमें हम उन चीज़ों को, या तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को सीख लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उदास रहना, अकेले रहना, लोगों से कम बातचीत करना, वो हम अपने हालात से सीख लेते हैं, या कि दूसरों को देख करके सीख लेते हैं, या किसी ऐसे वजूहात से जो कि हमें कहीं ना कहीं रीइंफोर्स कर रहा होता है, उससे हम उसको लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे अंदर इस तरह की अलामत, या जिसे हम मिजाजी आवारिस के तौर पर जान सकते हैं, वो पैदा होने लगते हैं या पनपने लगते हैं। समाजी अवामिल के तहत हम वैसे फैक्टर्स को या वैसे अवामिल को रखते हैं जो कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की जो हमारी मसाइल हैं उसको पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बताया गया है,
हमारी मीडिया को, यानी कि हम जो देखते हैं, समझते हैं या हमें जो दिखाया जाता है, जो परोसा जाता है, उससे हम बहुत मुतासिर होते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हम उस चीज़ को सीखने लगते हैं, उसको हम उसकी नकल उतारना चाहते हैं और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से तो समाजी अवामल में ये एक ख़ास बात ये है कि मीडिया और कुछ वैसी चीज़ों का मौजूद होना जो कि हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, वो चीज़ें इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। इल्मी अवामल में माहिर नफ्सियात ने ये बताया है कि हमारी जो सोच होती है, उसमें बदलाव हो जाता है। यानी कि हम अपने को बहुत ज़्यादा बेसहारा और मजबूर समझने लगते हैं। हम अपने आप को अलग-अलग तरह से इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि हम बोझ हैं, इस दुनिया पे बोझ हैं, अपने ख़ानदान के लिए बोझ हैं, अपने दोस्तों के लिए बोझ हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए बोझ हैं। हम किसी काबिल नहीं हैं, हमसे कोई काम नहीं हो सकता है, हम नालायक और नाअहल हैं। ये सारे इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब हमारे अंदर अपने आप जो है वो जो पनपने लगती हैं। इसके लिए एरन बेक एक माहिर नफ्सियात थे, जिन्होंने बताया कि अगर हमारे अंदर इस तरह की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसे हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम जहनी दबाव के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन हमारे अंदर घर करने लगता है, अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देता है। तो जितने तरह के अगर जो ऐसे ख़यालात हमारे अंदर आते हैं कि हमसे ऐसा नहीं, हमसे कोई काम है जो हमसे नहीं हो सकता है, ये एक नेगेटिव थॉट है, अलग सोच है कि इसमें कि हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते हैं, इतना ज़िम्मेदार नहीं समझते हैं कि हम किसी काम को कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम अपने आप को समाज की नज़र में, अपने ख़ानदान की नज़र में बोझ समझते हैं कि हम उनके लिए एक बोझ हैं, एक ज़िम्मेदारी है। अगर हम नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता या शायद हमारे घर वाले ज़्यादा खुश होते। तो ये सारी चीज़ें आपके घर वाले या आपके ख़ानदान वाले आपसे कभी भी नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए बोझ हैं या आप नहीं होते तो हमारे लिए अच्छा होता। ये हम सिर्फ़ खुद ब खुद अपनी सोच में इस तरह की नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं कि हम अपने आप ही इन सारी चीज़ों को बार-बार और लगातार सोचते रहते हैं कि नहीं, हम बहुत बदकिस्मत हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, हम अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों के लिए बोझ हैं, इस समाज के लिए बोझ हैं, अगर हम नहीं हो तो सबका भला हो सकता है। तो इस तरह की जो सोच है, वो हम लगातार अपने दिमाग में, अपने ज़हन में लाते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और ज़हनी दबाव हम पर हावी होता चला जाता है और जो पॉजिटिव सोच है वो कहीं गाफिल हो जाती है, कहीं निकल जाती है। इसी कड़ी में सेलिगमन नाम के माहिर नफ्सियात ने बताया कि हम अपने आप को मजबूर और बेसहारा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमको अगर किसी की मदद चाहिए तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अगर हम किसी से मदद माँगे तो कोई हमें मदद नहीं देगा और हम इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं बना है, हम किसी के लिए नहीं बने हैं। तो हम इस तरह की जो बेचारगी है, वो अपने आप महसूस करने लगते हैं, अपने अंदर ये महसूस करने लगते हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, बहुत बेसहारा हैं और बहुत जो हमारा जो काम है या हम जो जो हमारी जो ज़िंदगी है, वो बहुत मजबूर है। तो उसमें किसी की वजह से या उसमें किसी भी तरह की जो तब्दीली है वो नहीं हो सकती है या उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो जब हमारे अंदर जब हमारे ज़हन में ये बातें घर कर जाती हैं, तो वो ज़बरदस्त तरीके से अपनी जड़ें वहाँ पे जमाती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं और हम पूरे तरीके से, पूरे तौर पर ज़हनी दबाव के शिकार होते हैं और कुछ इस कदर हो जाते हैं कि हम बहुत मजबूर और बेसहारा महसूस करने लगते हैं अपने को। इस कदर महसूस करते हैं कि हमें लगने लगता है कि इस दुनिया में कहीं भी या कोई भी हमारे लिए नहीं है, कुछ भी हमारे लिए नहीं है और हम बिल्कुल अकेले और तन्हा हैं। तो ये सारी जो बातें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इल्मी अवामिल की जो माहिर नफ्सियात हैं,
उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि बाकी बातों के अलावा ये बातें, ये सारी चीज़ें इतनी अहम हैं जो कि हमें ज़हनी दबाव का शिकार बनाने के लिए बनाने को मजबूर कर देती हैं और हम ज़हनी दबाव के शिकार हो जाते हैं। अब इल्मी अवामिल, हयातियाती अवामिल, नफ्सियाती अवामिल के बाद जब हम ये बात जान लेते हैं कि किन वजहात से जो हम इस तरह की बीमारी के शिकार हो सकते हैं, तो इसमें और एक ख़ास बात यहाँ पर और है नाज़रीन, कि अगर हमारा दूसरे लोगों के साथ अच्छा तालमेल नहीं है, यानी कि आपके दूसरे लोगों से ताल से मुराद यहाँ पर ये है, ये हमारा जो ताल्लुक है कहने का वो ये है कि अगर जैसे कि शुरुआत घर से ही होती है। अगर घर के लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं है, आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वहीं से इसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद वहीं पे पड़ती है और वहीं से जो मसाइल हैं वहीं से खड़े होने शुरू हो जाते हैं, वहीं से इसकी जो जड़ें हैं वो पनपना शुरू होती हैं। यानी कि सबसे पहले तो ये होता है कि जब हमारा रिश्ता अपने घर वालों से ही बेहतर नहीं होता है, तो हम फिर दूसरे लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोग हो, हमारे दोस्त अहबाब हो, हमारे दफ्तर और बाहर जहाँ हम काम करते हैं, वो वैसे हमारे मिलने जुलने वाले लोग अगर होते हैं, तो उन सब से हमारा जो रिश्ता है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। और जब हमारा इन लोगों के साथ, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, जिनके साथ हमारा मिलना जुलना है, या जो हमारे जिंदगी का हिस्सा है, उनके साथ अगर हमारा सही तालमेल नहीं होता, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर सही नहीं होता है, आपसी जो रिश्ता होता है हमारा वो अगर सही नहीं होता है, तो हम जहनी दबाव के शिकार हो सकते हैं और डिप्रेशन हमारे अंदर घर कर सकता है। तो बाकी सारी वजूहात के साथ साथ ये भी वजूहात बहुत अहम है, ये जो वजह है वो बहुत अहम है कि हम अपने मिलने जुलने वालों के साथ या हमारा जिन लोगों के साथ ताल्लुक है उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। अगर रिश्ता अच्छा है तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो ये बातें वहीं से पैदा होने शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो जहनी दबाव और डिप्रेशन की बात हम कर रहे हैं वो उसकी जड़ें वहीं से शुरू होती हैं। जैसे कि अगर आपका रिश्ता आपके माँ बाप के साथ, अपने वालदैन के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने और बाकी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ अगर बेहतर नहीं है, तो वो आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा करती है, एक ऐसी सोच पैदा करती है जहां से आप अपने आप को बेचारगी और बेसहारा महसूस करते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमें कोई नहीं समझता। जब जैसे ही आपके जहन में ये बातें आती हैं कि हमें कोई नहीं समझता है, वहीं से इस बात की शुरुआत हो जाती है कि आपके अंदर जहनी दबाव बनना शुरू हो गया, यानी कि डिप्रेशन की जो पहली सीढ़ी है उस पर आप चढ़ने लगे हैं कि आप ये सोचने लगे कि हमारा कोई नहीं है, हमें कोई नहीं समझता है, किसी को हमारी परवाह नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता है। ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हमारे जहन पर घर बनाने लगे तो इसमें कोई शक नहीं कि जल्द ही हम जहनी दबाव के शिकार हो जाते हैं। इसके उलट अगर हम ये सोचते हैं कि अगर कोई ऐसी बात होती भी है जहां पर हमें ये महसूस होता है कि हमें थोड़ा सा नकारा गया है या हमारी बेइज्जती कर दी गई या हमें पसंद नहीं किया जा रहा है, तो उसकी जगह पर हम उन चीज़ों को अगर रख कर सोचते हैं कि ये चीज़ें तो थोड़ी अच्छी हैं, चलो इनके साथ नहीं, उनके साथ तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। तो अगर हमें ये नहीं समझते हैं तो दूसरा आदमी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझता है, वो उनसे उनके साथ हमारा जो ताल्लुक है हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम अपने सोच में मोल्ड कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, तो उस दबाव से, इस डिप्रेशन की बीमारी से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो नाज़रीन, ये ज़रूरी होता है कि अगर हम वजूहात को जान रहे हैं, तो उन वजूहात को दूर करने की अगर हम कोशिश करें, तो इसका इलाज हम वहीं पर कर सकते हैं। तो इलाज और नतीजे के तौर पर माहिर नफ्सियात ने यहाँ पर बताया 3 तरीके से, अपने स्लाइड में अपने आप देख सकते हैं कि 3 अलग-अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम काफ़ी हद तक
इस तरह की बीमारी पर रोक लगा सकते हैं या इसको कुछ हद तक काबू में कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय क्या हैं? ये 3 उपाय हैं कि सबसे पहले तो दवाइयाँ, फार्माकोथेरेपी। कुछ दवाइयों का इस्तेमाल अगर हम करें, तो उससे आपको अच्छी नींद आ सकती है, आपको भूख लग सकती है या बहुत ज़्यादा अगर भूख लग रही है, तो वो भूख लगना कम हो सकता है। थकान अगर हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस थकान से आप बच सकते हैं। या आपके अंदर अगर एनर्जी की कमी हो रही है, ताकत आपको महसूस नहीं हो रही है, तो उसको आपको थोड़ी ताकत की उस तरह की कुछ दवाएँ जो है वो दी जाती हैं, जिससे कि आप अपने को अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो कुछ दवाओं का कुछ हद तक, अगर हम बहुत ज़्यादा दवाओं पर अ, दवाओं पर रहना शुरू कर देते हैं या दवाओं को पर ही जीना शुरू कर देते हैं, फिर हम दवाओं के शिकार हो जाते हैं। जो दवाइयाँ हमारी होती हैं, वो हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। तो कुछ हद तक हम उन दवाइयों को अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ दिनों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, या हमें जो परेशानी हो रही है, उस परेशानी से बचने के लिए हम उन दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। तो एक उपाय तो ये है कि हम कुछ दवाइयों का सहारा लें। दूसरा उपाय है कि कुछ ऐसे अलग-अलग हयातियाती जिसको हम कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं कि जिसको अपना करके कुछ हद तक इस ज़हनी दबाव से बचा जा सकता है। और तीसरा है, जो हम चूँकि नफ्सियाती तौर पर इसका इलाज भी करना ज़रूरी समझते हैं, तो इसलिए नफ्सियाती तौर पर इसका इस्तेमाल हम साइकोथेरेपी की मदद से करते हैं। तो अब यहाँ पर माहिर नफ्सियात ने बताया कि ये 3 तरीके के जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन 3 तरीकों के इस्तेमाल से जो हमारा ज़हनी दबाव है या जो मूड डिसऑर्डर है, जिसमें कि मैनिया भी है, ज़हनी दबाव भी है, हाइपोमैनिया भी है, यानी कि बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा उदास होना, ये सारी जितनी सारी अलामतें हैं, तो इनको ठीक करने के लिए, जिनसे कि हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उससे हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब अफ़ेक्टेड होती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जिनसे कि हमारा जो मूड है, वो कुछ हद तक सही हो सकता है। यानी कि हमारा जो मिजाज है, वो ठीक हो सकता है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जिसको लेने के बाद हमारा जो मिजाज है, वो काफ़ी हद तक कुछ अच्छा हो जाता है। या कुछ ऐसी एंटी साइकोटिक दवाइयाँ होती हैं, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे जो मूड में बदलाव होता है, जैसे कि बहुत खुश हो रहे हैं या बहुत उदास हो रहे हैं, बहुत अकेले रहना है, बहुत थका हुआ महसूस करना है, इन सारी चीज़ों की जो अलामतें होती हैं, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम दवाइयों का सहारा कुछ दिनों के लिए, थोड़े वक़्फ़े के लिए ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम इस पर डिपेंड करते हैं, तो ये हम इन दवाइयों के शिकार हो जाते हैं, फिर इन दवाइयों के गुलाम हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी इनके बिना नहीं चल सकती है, और हम ज़िंदगी भर इन दवाइयों को हमें खाना पड़ सकता है, जिसका बुरा असर हमारे बाकी चीज़ों पर पड़ेगा या पड़ सकता है, तो उससे हमारी दूसरी जो अवारिज़ हैं या जो दूसरी बीमारियाँ हैं, वो पनपने लगती हैं। इसके अलावा इसमें दवाइयों की लिस्ट में एक और है दवा का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो है लिथियम, जिससे कि बाइपोलर डिसऑर्डर में खास तौर पर फायदा होता है कि अगर हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ये हम किसी अच्छे डॉक्टर की मदद से ही ये दवाइयाँ ले सकते हैं, अपने मर्जी से हम इन दवाइयों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं, वो हमें किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर की मदद से, जो कि माहिर नफ्सियात हो और उनको अच्छे मेडिकल की भी अच्छी जानकारी हो, जिन्हें हम साइकियाट्रिस्ट कह सकते हैं, तो उनसे अगर हम ये दवाइयाँ लेते हैं, तो इन दवाइयों की मदद से हम अपने मिजाज की उन अलामतों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जो हमें परेशान कर रही होती हैं और जिनसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, हमने जैसे आपसे पहले भी बताया था कि हमारी जितनी भी अलामतें होती हैं, वो तब तक बीमारी की शक्ल नहीं अख्तियार करती हैं, जब तक कि वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर ना डालती हों। तो अगर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जब असर पड़ता है, तभी वो बीमारी होती है, और जब बीमारी होती है, तब हमें इन दवाओं का सहारा
लेना पड़ता है, ताकि इन दवाइयों की मदद से हम अपनी उन अलामतों को कम करें और कम करने के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वापस सही तरीके से लौट सकें। यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वो हम अच्छे तरीके से उसे कर सकें, जैसे दूसरे लोग कर रहे होते हैं वैसे हम भी कर सकें, और हमारी ज़िंदगी भी बाकी लोगों के साथ ही या बाकी लोगों की तरह चलती रहे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के तहत, जिसे हम हयातियाती उपाय कह सकते हैं, उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसमें कुछ शॉक वगैरह लगाने का उपाय किया जाता है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसमें कि कुछ मैग्नेट या चुंबक का की मदद से आपके जहन को कुछ स्टिमुलेट किया जाता है, उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्राइट लाइट थेरेपी, ये सारे कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, हयातियाती उपाय हैं, जिनकी मदद से मूड डिसऑर्डर को की जो इलामत है उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यानी कि जब मरीज़ बहुत ज़्यादा उन्मादी हो जाए या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में वो अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का पेशेंट है, बहुत शिकार हो रहा है वो, तो वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेता है, अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश कर सकता है। और अगर बहुत उन्मादी होता है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसे इलामतें देखने को मिलती हैं कि वो कभी-कभी अपने को भी नुकसान पहुँचाता है और कभी-कभी दूसरों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में इस तरीके की मरीज़ों का इलाज इस तरह के अगर उपाय से किया जाए, यानी कि हयातियाती उपाय लगाया जाए कि उसको हम इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी की मदद से या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की मदद से उनको हम ठीक करें, ताकि उनको थोड़ी-सी राहत मिले और उनकी जो अलामतें हैं वो कम हो जाएँ, तो इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। अब आखिरी जो उपाय है, जिसे हम नफ्सियाती उपाय कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नफ्सियाती तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिससे कि हम मरीज़ के अंदर पैदा हो रहे जो अलामतें हैं, उसको कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि इल्मी रवैये का जो उपाय है, उसे अपनाया जाता है। नाज़रीन, जैसे हमने आपको अभी बताया कि हमारी सोच में बदलाव होता है। जो मरीज़ इस तरह की जो बीमारी के जो मरीज़ होते हैं, उनकी सोच में बदलाव होने की वजह से वो इस बीमारी के शिकार होते हैं। यानी कि उन्हें लगने लगता है कि उनका कुछ भी नहीं है और उनके लिए ये दुनिया खाली है, उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो गलत सोच उनके अंदर पैदा हो जाती है, इस सोच में बदलाव किया जा सकता है, और इस सोच में बदलाव होने से उनके रवैये में बदलाव होता है, और तब उनके जो इस तरह की बीमारी की इलामतें हैं वो कम होने लगती हैं। यानी कि उन्हें अगर बताया जाए कि अगर ऐसा सोचने के बजाय आप थोड़ा ऐसे इस ढंग से सोचें जिसमें पॉजिटिविटी हो, तो उनको बहुत इत्मीनान और सुकून मिलने लगता है, और उन अपनी सोच से जब वो बाहर निकलने लगते हैं, तो उनकी जो अलामतें हैं, वो डिसऑर्डर से जुड़ी हुई अलामतें जो होती हैं, वो अपने आप कम होने लगती हैं। इसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी यानी कि जैसे हमने बताया कि अगर आपका ताल्लुक किसी अपने ही लोगों के साथ, जिनके साथ आपका मिलना जुलना है, उठना बैठना होता है, आपका उनसे जो जो रिश्ता है, वो रिश्ता अगर बेहतर नहीं होता है, तो हम इस बीमारी के शिकार होते हैं। तो अगर इसको हम बेहतर कर लें, यानी कि हम अपने मिलने जुलने वालों के साथ हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा ताल्लुक है, वो अगर अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, तो काफी हद तक हम इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं, या इस तरह की बीमारी से निकलने का उपाय जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल या जिसे हम रवैये से जुड़ी हुई बात कह सकते हैं कि अपने रवैये में बदलाव लाते हैं, यानी कि कुछ जो देख करके हम सीखते हैं, या किसी और इस तरह की वजह से हम यानी कि आसपास के कुछ रीइंफोर्सिंग जो फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से जो जिन चीज़ों में हम जिसकी वजह से हमारे रवैये में बदलाव आता है, उसे बदल दें अगर हम, तो काफ़ी हद तक इस तरह की इलामत से या इस तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। अब नाजरीन, ये तो ये सारी बातें जुड़ी थी मूड डिसऑर्डर यानी कि मिजाजी बीमारी से। यानी कि मिजाजी बीमारी क्या है, कैसे होती है, उसका इलाज कैसे होता है, ये सारी बातें हैं।
लेकिन इसके साथ, इस मिजाजी बीमारी के साथ एक बीमारी या ऐसी अलामत या एक ऐसी चीज और जुड़ी है जो बहुत ज्यादा उससे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। और ये चीज है खुदकुशी, जिससे हम और आप दोनों वाकिफ हैं। खुदकुशी यानी कि अपने आप को खत्म करना। नाज़रीन, यहाँ पर ये सोचने वाली बात होती है कि जो जिंदगी हमारे लिए बहुत खास है, अहम है, बहुत अनमोल है, वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं? कैसे हम 1 मिनट में ये फैसला कर लेते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो खुदकुशी करते हैं जो लोग, वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, अपने आप को जला देते हैं, अपने आप को काट लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, इस इन तरीकों का इस्तेमाल करके, या कुछ ऐसी दवाएं खा लेते हैं जिससे कि उनकी मौत होती है। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं। नाजरीन, जब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अगर एक चाकू से अगर आप सब्जी काट रहे हैं, या अगर आप किसी पेपर को काट रहे होते हैं, यानी जब आप चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आपको कोई इंजेक्शन लग रहा है, तो उसके एक चुभन से कितनी तकलीफ होती है, और हम चिल्लाते हैं, रोते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, जब हम अपने आप को आग लगा लेते हैं, जला लेते हैं, अपने आप को चाकू से काट लेते हैं, गोली से मार लेते हैं, या फंदे से लटका लेते हैं, तो फिर वो उस वक्त वो दर्द हमें क्यों नहीं होता है? क्यों हम उस चीज को अंजाम दे देते हैं? तो ये अंजाम सिर्फ इसलिए होता है कि हम इतने ज्यादा अपनी जिंदगी से नाउमीद हो जाते हैं, इतने ज्यादा अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम अपनी जिंदगी से थक जाते हैं कि जब हम इस काम को अंजाम देते हैं तो हम उस चीज की तकलीफ जो है वो नहीं होती है शायद। अब ये है कि ये इस तरह की जो खुदकुशी है वो क्यों होती है? क्यों होती है आजकल? ये बैरूनी मुल्क की बात तो छोड़ दें, अपने ही मुल्क में आप देखें, अपने ही शहर में देखें, आए दिन हम अखबारों में इस के बारे में पढ़ते हैं कि कभी किसी ने खुदकुशी कर लिया, कभी किसी नौजवान ने खुदकुशी कर ली, कभी किसी अ, खातून ने खुदकुशी कर ली, कभी किसी बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली, वगैरह वगैरह। ये हम आए दिन अपने अखबारों में पढ़ते रहते हैं। और आज के इस मौजूदा जिंदगी में हम ये देख रहे हैं कि इसकी रफ्तार और बढ़ ही गई है। पहले इसकी जो रफ्तार थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये रफ्तार और तेज हो गई है। तो आखिर इसकी जो रफ्तार में जो तेजी हुई है वो क्यों हुई है? एक सवाल यहाँ जहन में उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि कौन लोग हैं जो ज्यादा सुसाइड करते हैं या खुदकुशी करते हैं? औरतें करती हैं, मर्द करते हैं, नौजवान करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, वो कौन करते हैं? इस सवाल के जवाब में कोई भी सही जवाब निकल करके सामने नहीं आता है, क्योंकि मौजूदा हालात में ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो खातून हो, वो मर्द हो, कोई भी हो, वो उन ये खुदकुशी का जो जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मिलने लगी है, और लोगों के अंदर इस चीज की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है। ऐसा देखा जाता है कि खास तौर पर मर्दों में इसकी रफ्तार जो है वो ज्यादा देखी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो खुदकुशी है वो दो तरह की होती है। एक तो खुदकुशी वो होती है जो खुदकुशी करने की कोशिश की जाती है, उसे अटेम्प्ट कहा जाता है, कि खुदकुशी करने की कोशिश की गई लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। जैसे कि आप खुदकुशी करना चाह रहे हैं और आप फांसी के अपने अपने रस्सी का फंदा बनाया और आप उस फंदे से लटक गए, लेकिन किसी ने आपको वक्त पे बचा लिया, तो आपने उस खुदकुशी की कोशिश की। वो खुदकुशी तो हुई नहीं, खुदकुशी की कोशिश हुई। और एक होता है खुदकुशी कर लेना, यानी कि कंप्लीट कर लेना।
पूरा हो जाना, यानी कि आपने जो खुदकुशी करने की कोशिश की वो कोशिश आपकी कामयाब हो गई। तो दो तरह की खुदकुशी होती है, एक खुदकुशी ये हो गई कि हमने कोशिश किया जिसे अटेम्प्ट कहा जाता है, और जिसे और एक कोशिश एक एक खुदकुशी वो हुई जो जिसे पूरा कर लिया गया, अंजाम वो खुदकुशी अंजाम हो गई, तो वो कंप्लीटेड हो गई, यानी कि वो हो गया। तो मर्दों में ये देखा जाता है कि जो कंप्लीटेड होता है, यानी कि जो खुदकुशी है वो अंजाम पा गया, इसकी रिपोर्ट मर्दों में ज्यादा होती है, औरतों में कम पाई जा रही है। इसके इस खतरे की अवामिल क्या हो सकते हैं, क्या क्या है इस खतरे के अवामिल? तो इसमें ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि समाजी और सकाफती जो अवामिल है उसके तहत सबसे एक बड़ी वजह होती है बेरोजगारी। एक एक वजह बेरोजगारी है। दूसरी वजह है आपका समाज से अलग रहना, यानी कि समाजी तौर पर आप अपने आप को कटा कटा महसूस करते हैं, या आपके आपकी जो रहन सहन है या आपका जो समाजी रुतबा है वो थोड़ा कम। इसके अलावा जहरी दबाव, जो हम नफ्सियाती जो अवामल की तहत अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जहनी दबाव है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कुछ ऐसी और बीमारियां होती हैं जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, उन बीमारियों को इसमें रखा जा सकता है। और हयातियाती और मेडिकल अवामिल के तहत अलग अलग तरह के जिस्मानी और जहनी सदमात, कुछ ऐसे जहनी और जिस्मानी जो सदमा होते हैं वो भी एक खास वजह होते हैं इस चीज के कि आप किसी न किसी वजह से या किसी न किसी तरह से फिर खुदकुशी की तरफ गामजन होते हैं। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती वजहात भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि उन चीजों का आपके आसपास मौजूद होना जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। जैसे कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जब आपके पास अगर मौजूद होंगी तभी मेरी नजर उस तरफ जाएगी कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर ले तो वो अपनी जिंदगी को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो, अगर सामने मौजूद नहीं हो, तो वो हमें अगर खरीदना पड़े या लाना पड़े तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन अगर सामने मौजूद है, जैसे चाकू मौजूद है, अगर तो उस चाकू से हम अपने आप को जख्मी कर सकते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं तो उन दवाइयों को हम खा सकते हैं, या उस तरह के जैसे पेट्रोल और केरोसिन वगैरह अगर आपके सामने पड़े हुए हैं तो हम उनका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजों का हमारे आसपास मौजूद होना जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं या जिनसे हमारे जान जाने का खतरा हो सकता है, वो वो भी एक रिस्क फैक्टर या खतरे के अवामिल के तहत ही आते हैं, या उनको माना जाता है कि अगर वो चीजें ना होती तो शायद खुदकुशी की तरफ नहीं लोग बढ़ते। इसके अलावा जो मीडिया है, यानी कि जो हम देखते हैं, जैसे कि हम सिनेमा सिनेमा में हमने देखा कि लोग परेशान होके जो एक्टर था उसने जाके खुदकुशी कर ली, इस चीज को हम सीख लेते हैं। या जो मीडिया में हम पढ़ते हैं कि उसने इस चीज से बचने के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, वो अपने परिवार खानदान के बोझ को संभाल नहीं सका, तंग आकर के उसने खुदकुशी कर ली। ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं, तो ये जितना हम हमारे नजर से जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक अपनी छाप छोड़ जाता है कि ऐसा कि अपनी परेशानी से निकलने का एक उपाय ये है। तो जब कभी इस तरह की परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमें जब लगने लगता है कि अब इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, या ये हमें और कोई दूसरा दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता है, और लगने लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, कहीं से कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है, और हम अपने आप को बिल्कुल मजबूर और बेसहारा महसूस करने लगते हैं, तो फिर हम खुदकुशी की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसे अवामिल थे जो कि खुदकुशी के खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात में भी ये सारी बातें आती हैं कि कुछ नफ्सियाती हैं, कुछ हयातियाती वजूहात हैं, और कुछ समाजी वजूहात हैं। तो नफ्सियाती जो वजूहात है उसमें यही है कि हम अब जब अपने आप को अपने खानदान और समाज के लिए बोझ समझने लगे, समाज से अपने को कटा कटा सा महसूस करें, अपने को अलग महसूस करें, तो हम खुदकुशी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। या कभी हमने पहले अगर इस तरह का काम किया हो तो बार बार हमने हमें लगता है कि अगर हमने
अब हमने पहले किया था, अगर इस बार हम फिर से करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक वजह बन सकती है। हयातियाती वजूहात के अंदर ये आता है कि हमारे जहन में जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, अगर उसका जो लेवल है, उसका उसका जो बनना और कम होना जो होता है, वो अगर कम हो जाता है तो या घट जाता है उसका जो लेवल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे जहन में जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, जब वो घटने लगता है तो हमारे जहन में इस तरह की बातें जो है वो ज्यादा आने लगती हैं। दूसरा, कि हम अपने जज्बात पर कंट्रोल या जो काबू है वो कम करते हैं। हमारा जो रवैया होता है, अगर बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आता है, हम बहुत ज्यादा मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, तो इसकी वजह ये सब सेरोटोनिन के कम होने की वजह से इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं, जो कि आगे चल करके खुदकुशी की वजह वजह बनती है। सोशल या समाजी जो वजूहात हैं, उसमें यह है कि अगर आपके पास सामने कोई ऐसी चीज रखी है जो खतरनाक है, तो वो एक खास वजह है। और फिर जैसे हमने आपको बताया कि हमारी जो मीडिया है, जहां जो हमें अलग अलग तरह की चीजें दिखाती हैं, अलग अलग तरह के उपाय दिखाती हैं, उनसे हम उन चीजों से मुतासिर हो जाते हैं और हम ये सीख लेते हैं कि हमें कैसे अपनी जिंदगी को खत्म करना है। इसकी वजूहात में और है कि कुछ ऐसी दवाइयां या कुछ ऐसे शराब या कुछ नशे की ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो रवैया होता है वो बहुत ज्यादा तेज या जज्बाती हो जाता है, जिससे कि हम सुसाइड या खुदकुशी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर जो कुछ बायोकेमिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एक तो वजह है कि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, शराब या कुछ ऐसी नशे की चीजें होती हैं जिसका इस्तेमाल करने के बाद हमारा जो रवैया है वो बदल जाता है, और उसके तहत उस रवैये की वजह से हम खुदकुशी करने के लिए आमादा हो जाते हैं। दूसरी खास बात और है कि हमारा दूसरों के साथ सही तालमेल नहीं होना। यानी कि जब हम आपसी तालमेल लोगों के साथ नहीं बिठा पाते हैं, लोगों के साथ अपने आप को हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम खुदकुशी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी कि तब हमें लगने लगता है कि हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें कोई चाहता नहीं है, किसी को हमारी परवाह नहीं है, कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हमारे जहन में तभी पनपती है जब हमारा रिश्ता दूसरों के साथ सही नहीं होता है। अगर हम अपने आप को या हमारा जो रिश्ता है वो दूसरों के साथ बहुत अच्छे से अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोपिंग कर लेते हैं, तो नाजरीन इस बात की गुंजाइश बहुत कम होती है कि हमारे जहन में कुछ नेगेटिव थॉट्स जो है, ये जो ऐसी सोच है जो कि नेगेटिव होती है, वो नहीं आती है, और हमारी जिंदगी जो है वो अच्छे से चलती है, और हम खुदकुशी जैसी बातों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। इसके अलावा खास तौर पे जो चीजें देखने को मिलती हैं खुदकुशी से जुड़ी हुई, वो ये है कि सबसे ज्यादा खुदकुशी नौजवानों में देखी जाती है, क्योंकि वो उम्र के ऐसे मुहाने पर खड़े होते हैं जहाँ पे ना वो बच्चे होते हैं और ना ही बड़े होते हैं। अगर वो बच्चों की तरफ जाते हैं तो बच्चे उन्हें ये कह के नकार देते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, आप बड़े की तरफ जाएं। और अगर आप बड़ों की तरफ जाते हैं तो बड़े ये कह के आपको अलग कर देते हैं कि अब आप इतने बड़े नहीं हैं कि आप बड़ों के साथ शामिल हो जाइए। तो वो उम्र के ऐसे दौराहे पर खड़े होते हैं जहां पर अपने आप को खड़ा कर रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्हें एक सही गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, एक सलाह मशवरे की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है जहां पे उन्हें सही राह दिखाया जाए। इसके अलावा इसी दौर पर जो नौजवान होते हैं उनको इसी दौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि अब वो आगे जिंदगी में क्या करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे जिससे कि अपनी रोजी रोटी का उनकी अच्छी हो सकेगी। अपनी जिंदगी की कुछ फैसले उन्हें उस वक्त लेने पड़ते हैं जो आगे के लिए उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि जो नौजवान होते हैं वो इस
इन सारी बातों से परेशान होकर के, तंग आकर के, अगर उन्हें सही तरीके से सलाह मशवरा नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें कोई दूसरा रास्ता जब दिखाई नहीं पड़ता है तो वो खुदकुशी को ही एक रास्ता मान करके इसे अपना लेते हैं। अब नाजरीन, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि खास तौर पर इंटरमीडिएट के बच्चे ज्यादा सुसाइड करते हैं, क्योंकि इन वो ऐसा उम्र का मुहाना होता है जहां ऊपर उनकी अपनी पढ़ाई और उस पढ़ाई के बाद आगे की का जो रास्ता जो तय होना है वो सब उस पर ही डिपेंड करता है। और ऐसे में जब उन्हें नाकामयाबी मिलती है या उन्हें लगने लगता है कि अब वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो वहां पर वो खुदकुशी को बहुत आसानी से चुन लेते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसे वजूहात हैं जो कि खुदकुशी के लिए जिम्मेदार होती हैं, और इन अलग अलग बातों की वजह से कोई भी इंसान खुदकुशी की तरफ आगे बढ़ता है। अब है कि इसकी रोक कैसे हो, इसका इलाज कैसे हो। तो इसके रोकथाम और इलाज के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय माहिर नफ्सियात ने बताए हैं, जिसमें कि सबसे पहले इसके उपाय के लिए बताया गया है कि सबसे पहले तो जो इंसान का जो जहनी जो इसकी जो बीमारियां होती हैं उस पर कुछ कंट्रोल किया जाए या उसका इलाज किया जाए। दूसरा है कि कुछ क्राइसिस में मुदाखलत की जाए, कोई बहरान जो है उसमें मुदाखलत की जाए, और उसके बाद जो इससे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, जो इस चीज से गुजर रहे हैं, उनके साथ काम किया जाए। तो बहरान की जो मुदाखलत है उसके लिए कई उपाय बताए गए हैं, कि जैसे कि कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दे करके, यानी कि मिसाल दे करके, कुछ हॉटलाइंस बना करके कि जैसे ही खबर मिले तुरंत उसके लिए कुछ इमरजेंसी के तौर पे कुछ लोग जैसे वहां पर पहुंच जाए या उनकी कुछ मदद करने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से कुछ बहरान के जैसे शुरू होने से पहले ही उस चीज को रोक दिया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे गैर हल शुदा मसाइल हैं, जैसे कि इन सवालों का जवाब होना चाहिए कि क्या जिंदगी को खत्म करना ही एक सही उपाय है? क्या जिंदगी को खत्म करके ही हमें सुकून मिल सकता है, या इसके अलावा भी कई कोई उपाय हो सकता है? कुछ लोग हैं जो कि ये सोच करके खुदकुशी पर रोक नहीं लगाते हैं कि भाई अब ये दूसरे का मामला है, या दूसरे की बात के बीच में हम क्यों दखल अंदाजी करें, तो ये सोच करके वो अपने को रोक लेते हैं। और कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो कि हमारे एथिक्स से जुड़े होते हैं, हमारे कानून से जुड़े हुए होते हैं, उसमें अगर हम वो सवाल अगर अधूरे रह जाते हैं, तो ये सवाल आता है कि क्या खुदकुशी ही एक रास्ता है, एक उपाय है जहां पर हम अपनी जिंदगी को खत्म करके ही सारे मुश्किलों से आजाद हो सकते हैं, या अब उसके लिए कोई दूसरा उपाय हो सकता है? तो ऐसे में ये है कि जो अगर ये देखा जा रहा है नाजरीन कि अगर कोई मरीज डिप्रेशन का या जहनी दबाव का शिकार है, तो उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये जहनी दबाव सीधा आगे की तरफ बढ़ता है कि वो मरीज लगातार डिप्रेशन की हालत में रहते रहते खुदकुशी का जो शिकार है वो हो जाता है, या तो वो खुदकुशी कर लेता है या खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जिन लोग वैसे लोग जो कि इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, यानी कि डिप्रेशन की, खास तौर पर डिप्रेशन की या मैनिया की भी की के इलामत जो दिखा रहे होते हैं, उन उन पर नजर रखनी है, उन पर ध्यान रखना होता है, ताकि वो खुदकुशी को अंजाम ना दे सके। तो नाजरीन, ये था आपका मूड डिसऑर्डर और खुदकुशी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी बातों की जानकारी थी जिससे कि आपको जरूर फायदा हुआ होगा। अगले क्लास में अगले उन्वान के साथ, अगले एक नए टॉपिक के साथ, आपके सिलेबस बीपीसीसी 133 के ही हवाले से मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।